चैप्टर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। ब्रिटिश रूल ने इंडियन इकोनॉमी को काफी बदल दिया और वेल्थ ड्रेन करने के लिए कई पॉलिसीज अडॉप्ट की। इन पॉलिसीज ने इंडियन सोसाइटी को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इम्पोवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री और इकोनॉमिक इम्बैलेंस शामिल थे। चलिए समझते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि इंडिया की इंडस्ट्री को ब्रिटिश पॉलिसीज ने इतना वीक कर दिया कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री और आर्टिसंस खत्म होने लगे। वन वे फ्री ट्रेड। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद ब्रिटिश सिटीजन को इंडिया में ट्रेड करने का फुल बेनिफिट मिला, लेकिन इंडिया के लिए ट्रेड काफी वन साइडेड था। इसका मतलब था कि ब्रिटिश गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करना आसान हो गया, लेकिन इंडियन गुड्स को यूरोपियन मार्केट में 80% टैरिफ लगा दिया गया। इससे इंडियन टेक्सटाइल को कंपटीशन कभी काफी बढ़ गया और वो यूरोपियन मार्केट में लॉस कर गए। रेलवेज एंड यूरोपियन प्रोडक्ट। रेलवेज का डेवलपमेंट भी ब्रिटिश पॉलिसीज का एक पार्ट था, जिसका एम था कि यूरोपियन गुड्स को इंडिया तक जल्दी से पहुंचाया जा सके। इससे इंडियन इससे इंडिया एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गया। इंडिया अपने ट्रेडिशनल गुड्स बेचने के बजाय यूरोपियन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने लगे। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लिवलीहुड। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने की वजह से जो लोग आर्टिसंस थे, उनको रॉयल पेट्रोनेज मिलना बंद हो गया। आर्टिसंस को मार्केट में कंपटीशन का सामना करना पड़ा और ट्रेडिशनल लिवलीहुड काफी कम हो गई। इससे कई सिटीज जो पहले हैंडीक्राफ्ट्स और आर्टिसनशिप के लिए फेमस थी, वो डिक्लाइन कर गई। माइग्रेशन टू विलेज। जब आर्टिसंस का काम बंद हो गया तो वो विलेज की तरफ माइग्रेट कर गए और एग्रीकल्चर में काम करने लगे। इससे एग्रीकल्चर पर बहुत प्रेशर पड़ गया और लैंड ओवरबर्डन हो गई। ये इकोनॉमिक इम्बैलेंस को बढ़ावा देने वाला था। अब इम्पोवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री, किसानों की खुशहाली का नुकसान को देखते हैं। ब्रिटिश रूल के टाइम पे पीजेंट्स को बहुत हार्डशिप फेस करनी पड़ती थी, जो उनके इकोनॉमिक कंडीशन को और भी बेकार कर देती थी। परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू जमींदार्स को लैंड रेवेन्यू का फिक्स अमाउंट दिया गया था। ये सिस्टम पीजेंट्स के लिए इनसिक्योर था, क्योंकि जमींदार्स उनसे इलीगल ड्यू लेते थे और उन्हें इन्विक्ट कर देते थे। जमींदार्स को अपनी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस उन्हें रेंट चाहिए था। ट्रिपल बर्डन। गवर्नमेंट, जमींदार और मनी लेंडर तीन मिलकर पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। पीजेंट्स को हाई रेंट देने पड़ते थे और उन्हें अपनी प्रोड्यूस को लो प्राइस पर बेचने पड़ते थे। इससे उनका पॉवर्टी बढ़ गया और वो मनी लेंडर्स के हाथ में चला गया। अब इमरजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म और रुइन ऑफ ओल्ड जमींदार्स को देखते हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान इंटरमीडियरीज और एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का सिस्टम डेवलप हुआ, जिसका इम्पैक्ट ओल्ड जमींदार और पीजेंट्स पर बहुत बुरा पड़ा। इमरजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज। मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स नए जमींदार्स बन गए, जो लैंड ग्रेबिंग करते थे और पीजेंट को उनकी जमीन से इविक्ट कर देते थे। अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का मतलब है कि लैंडलॉर्ड्स अपनी जमीन के आसपास नहीं रहते थे, वो अपनी जमीन को इंटरमीडिएट्स को देकर रेंट कलेक्ट करते थे। इससे पीजेंट्स को डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता था, क्योंकि लैंडलॉर्ड को उनके प्रॉब्लम का पता नहीं चलता था। रेन ऑफ ओल्ड जमींदार्स। ओल्ड जमींदार जो पहले अपने लैंड को इफेक्टिवली मैनेज करते थे, वो भी ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से रुइन हो गए। उन्हें हाई टैक्स और रेवेन्यू डिमांड का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खत्म हो गई। अपोजिशन टू नेशनल मूवमेंट। नए जमींदार जो ब्रिटिश रूल के सपोर्टर थे, उन्होंने नेशनल मूवमेंट के अगेंस्ट अपोजिशन किया। वो ब्रिटिश रूल को कंटिन्यू करना चाहते थे, जिससे उनको लैंड रेवेन्यू मिल रहा था। अब बात करते हैं
स्टेगनेशन एंड डिटोरिएशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिश रूल ने इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत स्टेगनेंट और डिटोरिएट कर दिया। चलिए समझते हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टमेंट। कल्टीवेटर्स के पास एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए मीन्स यानी कि रिसोर्सेस नहीं थे। उन्हें अपने काम को बेहतर बनाने के लिए इंसेंटिव्स नहीं मिलते। मतलब जो फार्मर थे उनको अपने खेतों को इम्प्रूव करने का कोई फायदा नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने अपने खेतों में नए तरीके और टेक्निक्स नहीं अपनाए। जमींदार्स लैक ऑफ इंटरेस्ट। जमींदार को अपने विलेज से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। उसका बस एक ही गोल था, वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करे, चाहे किसी भी तरीके से। उनको एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए एग्रीकल्चर में कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं आए और पुरानी मेथड ही चलती रही। नेग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं किया। ना तो एग्रीकल्चरल एजुकेशन थी, ना ही टेक्निकल एजुकेशन थी जो फार्मर को नए तरीके सिखा सके। इससे एग्रीकल्चर स्टेगनेंट हो गई और फार्मर अपने ट्रेडिशनल मेथड पर ही डिपेंड रहे। अब फेमाइन एंड पॉवर्टी को देखते हैं। फेमाइन और पॉवर्टी ब्रिटिश रूल के डायरेक्ट रिजल्ट थे, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज ने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया और एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया। फेमाइन का मेन रीजन था पॉवर्टी, जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से बड़ी थी। बिटवीन 1858 टू 1900 अराउंड 2.8 करोड़ लोग फेमाइन की वजह से मर गए। इसका रीजन था कि ब्रिटिश पॉलिसीज ने एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया और फूड प्रोडक्शन को नेग्लेक्ट किया, जिसकी वजह से फूड स्कार्सिटी हुई। अब बात करते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है कि एग्रीकल्चर को एक बिजनेस इंटरप्राइज बना दिया गया था। पहले एग्रीकल्चर एक वे ऑफ लाइफ था, लेकिन अब वो एक बिजनेस बन गया जो मार्केट के लिए गुड्स प्रोड्यूस करता था। शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल एग्रीकल्चर। 19th सेंचुरी के दूसरे हिस्से में इंडियन एग्रीकल्चर में कमर्शियलाइजेशन का ट्रेंड बना। पहले जो फार्मर अपनी जरूरत के लिए क्रॉप उगाते थे, अब वो मार्केट के लिए क्रॉप उगाने लगे, जैसे कि कॉटन, जूट, ग्राउंड नट एक्सेट्रा, जो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जाने लगे। फोर्स कमर्शलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट। पीजेंट्स को फोर्स किया गया था कि वो कैश क्रॉप उगाए, जो ब्रिटिश मार्केट को चाहिए थे। इस प्रोसेस ने हैवी इनडेप्थनेस यानी कि कर्ज में डुबा दिया और फेमाइंस का सामना करने को मजबूर किया। एग्रीरियन रायोट्स भी हुई, क्योंकि फार्मर को अपने क्रॉप्स की मिनिमम प्राइस भी नहीं मिलती थी। फैक्टर्स इनकरेजिंग कमर्शलाइजेशन को देखते हैं। मनी इकोनॉमी का स्प्रेड यानी कि पैसा का यूज बढ़ना और कंपटीशन का होना ने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को रिप्लेस किया। यूनिफाइड नेशनल मार्केट और इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन ने फार्मर को अपने प्रोडक्ट को अक्रॉस इंडिया बेचने में मदद की। ब्रिटिश फाइनेंस कैपिटल ने भी कमर्शलाइजेशन को सपोर्ट किया ताकि वो इंडियन एग्रीकल्चर से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड लेट डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं। इंडियन इंडस्ट्री को ब्रिटिश रूल ने डिस्ट्रॉय कर दिया और मॉडर्न इंडस्ट्रीज को लेट स्टार्ट किया। चलिए समझते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। ब्रिटिशर्स ने इंडियन टेक्सटाइल को मॉनेटरी टर्म्स में पे करना बंद कर दिया। इससे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी डिस्ट्रॉय हो गई और इंडिया का टेक्सटाइल कंपटीशन यूरोप से compete नहीं कर पाया। मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश शिप। ब्रिटिश शिप्स को मोनोपोली दी गई थी और इंडियन शिप को हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। लॉज भी बनाए गए थे जो इंडियन ब्यूड शिप को रेस्ट्रिक्ट करते थे। इससे इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री को भी बहुत नुकसान हुआ। रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन स्टील। इंडियन स्टील इंपोर्ट्स पर भी रेस्ट्रिक्शन थी, जिससे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलता था। इससे इंडिया की स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाया और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रॉफिट मिले। रोल ऑफ इंडियन ट्रेडर, मनी लेंडर्स एंड बैंकर।
इंडियन ट्रेडर, मनी लेंडर और बैंकर्स ने ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में अपना रोल प्ले किया, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश रूल से प्रॉफिट मिल रहा था। लेट डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। मॉडर्न मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट 19वीं सेंचुरी के दूसरे हिस्से में शुरू हुआ। पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल 1853 में बॉम्बे में कोवाजी नानाभोई ने एस्टेब्लिश किया। फर्स्ट जूट मिल भी 1855 में रिसरा, बंगाल में एस्टेब्लिश हुई, लेकिन ये इंडस्ट्रीज ज्यादा फॉरेन ऑन थी और उनका प्राइमरी एम ब्रिटिश प्रॉफिट था। अब बात करते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी एज क्रिटिसाइज्ड बाय द नेशनलिस्ट। अर्ली 19th सेंचुरी इंटेलेक्चुअल्स की एक ग्रुप थी जो पहले ब्रिटिश रूल को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्रिटिश मॉडर्नाइजेशन और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन ला रहे हैं। लेकिन 1860s के बाद जैसे जैसे लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस होने लगे, उन्होंने ब्रिटिश रूल की असली रियलिटी को समझना शुरू किया। डिसइल्यूजमेंट यानी कि निराशा तब शुरू हुई जब लोगों को समझ में आया कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। पॉइनियरिंग एनालिस्ट एंड देयर इकोनॉमिक क्रिटिक्स को देखते हैं। इकोनॉमिक क्रिटिक्स देने वाले कुछ पॉइनियरिंग थिंकर्स थे, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिश इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर रहे थे। जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे। रमेश चंद्र दत्त, उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को एनालाइज किया। गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पृथ्वी चंद्र राय, ये सब थिंकर अपने आइडियाज के जरिए ब्रिटिश रूल को क्रिटिकली एनालाइज करते थे और समझते थे कि कैसे ब्रिटिश इकोनॉमी को इंडिया की रिसोर्सेज का फायदा उठा रहा था और इंडिया को नुकसान हो रहा था। अब इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी को देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपनी फेमस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन किया। इस थ्योरी ने ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट किया। नौरोजी का कहना था कि इंडिया की वेल्थ को ब्रिटेन ले जा रहा था, जिससे उन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन कहा। की पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी को देखते हैं। डिप्लेशन ऑफ इंडियाज प्रोडक्टिव कैपिटल। नौरोजी ने कहा कि इंडिया का प्रोडक्टिव कैपिटल ब्रिटेन को ट्रांसफर हो रहा है। ये ट्रांसफर पॉलिटिकल रीजन की वजह से हो रहा था, जिसका इंडिया को कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहा था। कंपोनेंट्स ऑफ ड्रेन, जैसे सैलरीज, जो ब्रिटिश ऑफिशियल इंडिया में काम करते थे, उनकी सैलरी ब्रिटेन भेजी जाती थी। पेंशन, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर को भी पेंशन ब्रिटेन भेजी जाती थी। इंटरेस्ट ऑन लॉन्स, जो लॉन्स ब्रिटेन ने इंडिया को दिए थे, उनका इंटरेस्ट भी इंडिया से ब्रिटेन जाता था। प्रॉफिट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ब्रिटिश इन्वेस्टर जो इंडिया में पैसा लगा रहे थे, उनका प्रॉफिट भी ब्रिटेन को जाता था। पेमेंट फॉर शिपिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, शिपिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विस के लिए जो पैसा दिया जा रहे थे, वो भी ब्रिटेन को जा रहे थे। रिटार्डेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि एक देश अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करे। नौरोजी कहते थे कि इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन काफी स्लो हो गया था, क्योंकि इंडिया की वेल्थ ब्रिटेन को ट्रांसफर हो रही थी और इंडिया के पास अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए पैसा नहीं था। ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा था, लेकिन ये इंडिया के रिसोर्सेज के एक्सपेंस पर हो रहा था। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेगनेंट हो गया था और ब्रिटिश इकोनॉमी को बेनिफिट हो रहा था। री एंट्री ऑफ सरप्लस एज फाइनेंस कैपिटल, जो वेल्थ इंडिया से ब्रिटेन गई थी, उसका री एंट्री वापस फाइनेंस कैपिटल के फॉर्म में हो रहा था, जिससे ब्रिटिश कंपनी को और प्रॉफिट हो रहा था। हिंड्रेंस टू इंडियन एंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट,
वेल्थ का ड्रेन होने की वजह से इंडिया में इनकम और एम्प्लॉयमेंट का स्कोप कम हो गया था। इससे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी। नेशनलिस्ट व्यूज ऑन इकोनॉमिक ड्रेन्स को देखते हैं। नेशनलिस्ट का कहना था कि ये इकोनॉमिक ड्रेन इंडिया की इकोनॉमिक पोटेंशियल को हैम्पर कर रहा था। इंडिया की वेल्थ ब्रिटेन ले जाने की वजह से इंडिया का डेवलपमेंट बहुत स्लो हो गया था। इकोनॉमिक ड्रेन को नेशनलिस्ट ने लैंड रेवेन्यू के कंपैरिजन में भी देखा, जिससे जिसमें उन्होंने एस्टिमेट किया कि इकोनॉमिक ड्रेन लैंड रेवेन्यू से भी ज्यादा था, जो कि एक ह्यूज अमाउंट था। अब बात करते हैं ब्रिटिश पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक क्रिटिक्स। कॉलोनियल इंडिया में ब्रिटिश पॉलिसीज काफी एक्सप्लॉयटेटिव थी और इससे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बदली। नेशनलिस्ट थिंकर ने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को क्रिटिकली एनालाइज किया और कहा कि ये इंडिया को डिपेंडेंट बना रहा था। इंडिया को एक रॉ मटेरियल सप्लायर और ब्रिटिश गुड्स का मार्केट बनाया गया था। ब्रिटिश कैपिटल का भी एक्सप्लोटेशन हो रहा था, जिसमें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और पॉवर्टी बढ़ रही थी। अब कुछ की पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमिक क्रिटिक्स को देखते हैं। इंडिया एज सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। क्रिटिक्स का कहना था कि इंडिया को एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया गया था। इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल बनाया गया। ये इंडिया की इकोनॉमी को डिपेंडेंट बना रहा था और सेल्फ सफिशिएंसी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। इंडिया को ब्रिटिश गुड्स का मार्केट बना दिया गया था। फिनिश्ड गुड्स जो ब्रिटेन में बनाई जा रही थी, उनको इंडिया में बेचा जा रहा था, जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज को कंपटीशन का सामना नहीं मिल रहा था। फील्ड फॉर ब्रिटिश कैपिटल। ब्रिटिश कैपिटल का यूज इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए हो रहा था, लेकिन इंडियन कैपिटल को सप्रेस किया गया। फॉरेन कैपिटल ने इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल किया, जिससे इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था। अब नेशनलिस्ट क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटिश रूल को देखते हैं। पॉवर्टी एज ए नेशनल इशू। नेशनलिस्ट ने पॉवर्टी को नेशनल इशू बना दिया। उनका कहना था कि पॉवर्टी को सॉल्व करना जरूरी है और उसके लिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करना होगा। नेशनल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देनी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडियन कैपिटल। इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया, लेकिन इंडियन कैपिटल के थ्रू। ब्रिटिश कैपिटल को इंडिया में डोमिनेंस से हटाकर इंडियन कैपिटलिस्ट को प्रमोट करना था। इससे इकोनॉमिक ड्रेन को रोका जा सकता था। इकोनॉमिक ड्रेन। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने इंडिया से वेल्थ ड्रेन करने का काम किया। इंडियन रिसोर्सेज का यूज ब्रिटेन के लिए हो रहा था और इंडिया के डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था। अब क्रिटिक्स ऑफ ट्रेड एंड रेलवेज को देखते हैं। फॉरेन ट्रेड पैटर्न्स। ट्रेड पैटर्न इंडिया के लिए अनफेयर थे। फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा था और रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। इससे इंडियन इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा था। रेलवेज डेवलपमेंट। रेलवेज का डेवलपमेंट इंडिया के इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए नहीं किया गया। रेलवेज को कमर्शियल पर्पज के लिए बनाया गया, जिससे फॉरेन गुड्स को इजिली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और इंडिजिनस प्रोडक्ट को आउटडेटेड किया जा सके। रेलवेज एंड ब्रिटिश इंटरेस्ट। रेलवेज का मेन पर्पज ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रमोट करना था, फॉरेन गुड्स को इजिली रीच करना और इंडियन गुड्स को कंपटीशन से दूर रखना था। अब वन वेज फ्री ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज को देखते हैं। वन वेज फ्री ट्रेड। वन वेज फ्री ट्रेड का इम्पैक्ट ये था कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट को रियून किया गया। अनइक्वल कंपटीशन की वजह से इंडियन प्रोडक्ट को फॉरेन गुड से कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो गया। गाइडेड टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी को ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से डिजाइन किया गया। इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फाइनेंस एंड टैक्सेशन। टैक्सेशन और फाइनेंस पॉलिसीज भी पुअर इंडियंस के लिए बहुत बर्डन थी। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट और ब्यूरोक्रेट्स को टैक्स बेनिफिट दिए जा रहे थे, लेकिन कॉमन इंडियंस को एक्स्ट्रा बर्डन दिया गया। लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेस। लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस किया गया, साल्ट टैक्स को एबोलिश किया गया,
लेकिन इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को इम्पोज किया गया जो रिच मिडिल क्लासेस के लिए फायदेमंद थे। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन्स को देखते हैं। इकोनॉमिक ड्रेन्स की वजह से इंडिया का प्रोडक्टिव कैपिटल डिप्लीट हो गया। ये इंडिया के डेवलपमेंट को स्लो कर रहा था और ब्रिटिश इकोनॉमी को बेनिफिट मिल रहा था। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। नेशनलिस्ट ने इकोनॉमिक ड्रेन को बहुत एक्सटेंसिव एस्टिमेट किया। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ड्रेन लैंड रेवेन्यू से भी ज्यादा था, गवर्नमेंट रेवेन्यू का हाफ था और टोटल सेविंग का एक थर्ड था। ये एक ह्यूज अमाउंट था जो इंडिया से ब्रिटेन जा रहा था। अब इकोनॉमिक इश्यूज एज ए स्टिमुलेंट टू नेशनल अनरेस्ट। इकोनॉमिक इश्यूज ने नेशनल अनरेस्ट को स्टिमुलेट किया। नेशनलिस्ट ने यह चैलेंज किया कि फॉरेन रूल इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इससे इंटेलेक्चुअल अनरेस्ट और नेशनल कॉन्शियसनेस का स्प्रेड हुआ जो मॉडरेट फेज में बहुत प्रोमिनेंट था। अब बात करते हैं स्टेजेज ऑफ कॉलोनिज्म को देखते हैं। फर्स्ट स्टेज पीरियड ऑफ मर्चेंट कैपिटल और मर्केंटाइलिज्म 1758 टू 1813। ये पहला स्टेज 1757 से 1813 के बीच था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल इंडिया पर स्टेब्लिश हो गया था। इस स्टेज को मर्चेंट कैपिटलिज्म या मर्केंटिलिज्म के नाम दिया गया, जिसमें ब्रिटिश का मेन गोल ट्रेड मोनोपोली और रेवेन्यू कंट्रोल था। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं इस स्टेज के। ट्रेड मोनोपोली। ब्रिटिश का मेन गोल था इंडिया से एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट्स हासिल करना। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के ट्रेड पर मोनोपोली मिल गई थी जिससे वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा कर सके। रेवेन्यू कंट्रोल। ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल इंडियन रेवेन्यू पर भी स्टेब्लिश किया। स्टेट पावर को कंट्रोल करके ब्रिटिश अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर रहे थे। आइए कुछ फीचर्स को देखते हैं। नो मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। इस पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल सिस्टम, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस, मैनेजमेंट, एजुकेशन और सोशल स्ट्रक्चर में कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए। हाँ, कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आए, लेकिन इंडिया की सोसाइटी और इकोनॉमी को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर पाए। वेल्थ ड्रेन फ्रॉम इंडिया। इंडिया से वेल्थ ड्रेन होना शुरू हो गया था। ब्रिटिश 2 to 3% ऑफ ब्रिटेन नेशनल इनकम इंडिया से ले रहे थे। ये ड्रेन वेल्थ काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फाइनेंस करने में हेल्प कर रही थी। इंडिया से जो वेल्थ चली जा रही थी वो ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट कर रही थी। ट्रेड इम्बैलेंस। इस पीरियड में इंडिया को ब्रिटिश गुड्स इंपोर्ट नहीं किए जा रहे थे, बल्कि इंडियन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़ रहा था। इंडियन टेक्सटाइल को यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन ब्रिटिश गुड्स का इंडिया में इंपोर्ट कम था। इससे इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव कंट्रोल और मोनोपोली था। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज colonialism of free trade 1813 to 1860s। सेकेंड स्टेज का शुरुआत चार्टर एक्ट ऑफ 1830 से हुई थी और ये 1860s तक कंटिन्यू रहा। इस स्टेज में ब्रिटिश कैपिटलिज्म का फोकस इंडस्ट्रियल सेक्टर पर शिफ्ट हो गया था। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को सर्व करना उनका मेन गोल था। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। इंटीग्रेशन विथ ब्रिटिश वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस पीरियड में इंडिया को ब्रिटिश और वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट किया गया। ये इंटीग्रेशन फ्री ट्रेड के थ्रू हुआ। फ्री ट्रेड का मतलब था कि ब्रिटिश गुड्स को इंडिया में फ्रीली इंपोर्ट किया जा सकता था और इंडियन रॉ मटेरियल को ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जा सकता था। इससे ब्रिटिश कैपिटलिज्म को फायदा हुआ। एंट्री ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिस्ट। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट को इंडिया में फ्री एंट्री दी गई। ये उनको बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मौका देता था, जैसे ट्रेड, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर। इंडिया एब्जॉर्ब्ड 10 to
12% ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट और नियरली 20% ऑफ ब्रिटेन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। ये इंडिया को एक मार्केट बना देता था जहां ब्रिटिश गुड्स बेचे जा रहे थे। एग्रेरियन कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, परमानेंट सेटलमेंट और रियोटवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इन सिस्टम का मेन पर्पस था एग्रेरियन इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन देना, जिसमें लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया गया और जमींदार्स को ज्यादा कंट्रोल दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, कॉम्प्रहेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए ताकि रिमोट विलेज और इंटीरियर एरिया तक ब्रिटिश कंट्रोल पहुंच सके। मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे चीप मैन पावर मिल सके फॉर द वास्टली एक्सपेंडेड एडमिनिस्ट्रेशन। यूज ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी का यूज ब्रिटिश ने अपने कॉलोनियल एक्सपेंशन के लिए किया, स्पेशली इन एशिया और अफ्रीका। इंडियन सोल्जर को ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए डिप्लॉय किया गया था। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इस स्टेज में रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट शार्पली इंक्रीज हुआ क्योंकि ब्रिटिश कंपनीज को प्रॉफिट और डिविडेंड चाहिए थे। इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना पड़ता था ताकि वो ब्रिटिश गुड्स खरीद सके। ये एक इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिएट करता था जहां इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा था और फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट कर रहा था। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज, इरा ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट 1860s ऑनवर्ड। थर्ड स्टेज की शुरुआत 1860s के बाद हुई जब ब्रिटिश इंडस्ट्रियल सुप्रीमेंसी को यूरोप, यूनाइटेड स्टेट और जापान से चैलेंज मिलना शुरू हो गया था। इस स्टेज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ गए थे। आइए फीचर्स को देखते हैं। चेंजेज इन वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में चेंजेज आए और ब्रिटिश इंडस्ट्रियल सुप्रीमेंसी को यूरोप, यूनाइटेड स्टेट और जापान से चैलेंज मिलने लगा। ये कंपटीशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को और तेजी से बढ़ाने का रीजन बना। साइंटिफिक एडवांसमेंट और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट इनोवेशन ने वर्ल्ड मार्केट को यूनिफाई किया, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट मिल गया। कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल, ब्रिटिश कंट्रोल को कंसोलिडेट करने की एफर्ट बढ़ गई थी। ब्रिटिश ने इंडिया में अपना कंट्रोल और स्ट्रांग बनाया। लिबरल पॉलिसीज से शिफ्ट होकर रिएक्शनरी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज एडॉप्ट की गई थी। ब्रिटिश ने रेशियल जस्टिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियंस आर परमानेंटली इमेच्योर और अनफिट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इस स्टेज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ गए, स्पेशली इन रेलवेज, लॉन्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश ने इंडिया में लार्ज इन्वेस्टमेंट किया जिससे उनका कंट्रोल और ज्यादा मजबूत हुआ। व्हाइट मैन्स बर्डन, व्हाइट मैन्स बर्डन एक आइडियोलॉजी थी जिसमें ब्रिटिश ने अपने रूल को जस्टिफाई किया था। उन्होंने कहा कि इंडिया को सिविलाइज करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट के लिए मैच्योर होने की जरूरत थी।